मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। अब बारी है आपको आज के सच से मुखातिब कराने की। आज का सच युद्ध से जुड़ा है। युद्ध जो दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में रोज हो रहा है, तमाम जगहों पर हो रहा है। रूस और यूक्रेन तो सभी जानते हैं, 3 साल से ज्यादा हो गया एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन अब इस जंग में एक नया मोड़ आ गया है। हम यूं कहें ना कि युद्ध की डेफिनेशन ही कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। वो सच हम आपको बताने वाले हैं। ये ऐसा मोड़ आया है, यह मोड़ जंग को और भीषण करने वाला है, लेकिन हथियार अब बदल गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग में अब फाइटर प्लेन, फाइटर मिसाइल से ज्यादा एक नए हथियार का इस्तेमाल होने लगा है। और इसी नए हथियार से यूक्रेन ने रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ड्रोन जो जंग का नया हथियार बन गया है, यूक्रेनी ड्रोन ने, जी हां सही पहचाना आपने कि तबाही किसने मचाई? ड्रोन ने। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में ऐसी तबाही मचाई है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में रूस को बहुत नुकसान पहुंचा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन का ड्रोन रूस के अंदर 6000 किलोमीटर तक जाकर रूसी एयरबेस पर खड़े विमानों को निशाना बनाने में कामयाब रहा। तो सवाल यह है कि ड्रोन के जरिए कैसे यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर तबाही मचाई है। वह यूक्रेन के ड्रोन अटैक को रूस का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं पकड़ पाया, क्यों भेद नहीं पाया? आखिर कैसे ड्रोन जंग का नया हथियार बन गए हैं, न्यू वेपन? क्या ड्रोन ने मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर छोटे हथियारों तक हर एक प्लेटफॉर्म की जगह ले लिए? और रूस पर हमले से भारत को क्या सबक सीखना चाहिए? यहां पर भी ड्रोन गिरे थे ना, आपने देखा था जिस वक्त यह पूरा सैन्य संघर्ष हुआ था। तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। जी, कहानी शुरू होती है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से। आप कहेंगे इसमें क्या नया है? 3 साल से चल रहा है, 3 साल से और 3 महीने ऊपर हो गए तो चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। किसी ने कहा 24 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन 24 फरवरी 2022 को यह शुरू हुआ था। दोनों तरफ से 50,000 से भी ज्यादा सैनिकों की जान जा चुकी है, यह रिपोर्टेड है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अब तक इस युद्ध ने खत्म होने का नाम नहीं लिया है। युद्ध खत्म नहीं हुआ है, भीषण होता चला जा रहा है। युद्ध की इतनी ज्यादा भयानक यह है कि ये गवाही उसकी तस्वीरें दे रही हैं। एक तस्वीर हम आपको ये दिखाते हैं, ये रूस के एयरबेस की तस्वीर है। यहां यूक्रेन के ड्रोन्स ने तबाही मचाई है, जिसका जिक्र हमने शुरू में आपको किया। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के बाद रूसी एयरबेस पर हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ये एयरबेस है रूस का। कितना स्ट्रेटेजिक होता है एयरबेस, सब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां से दुश्मन पर हमला करने के लिए उड़ान भरी जाती है। जो भारत ने भी जिस तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया था, रूस के अलग अलग सैन्य एयरबेसों से इसी तरीके की तस्वीर आती चली गई। चारों तरफ धुआं, चारों तरफ गुबार। और यह तस्वीर रूस एडमिट कर रहा उसी की है, और उसके वहां के जो तमाम एयरबेस है उसकी है। यूक्रेन के ड्रोन ने जिस तरह से रूसी एयरबेस में तबाही मचाई है, उसने रूसी अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। यह हुआ क्या? यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने रविवार को रूस के भीतर एक साथ कई एयरबेस को निशाना बनाते हुए बेहद जटिल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब इसकी तस्वीरें आने के बाद ना सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया सख्ते में है कि ये हो कैसे गया, ये कौन सा नया युद्ध है। रूस सख्ते में है क्योंकि इस हमले में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन हमलों में रूस के 41 विमानों को नुकसान पहुंचा दिया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। कैलकुलेशन यही कह रही है। रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस जो है एसबीयू, आधिकारिक रूप से यह घोषणा की है कि उसने जो साइबेरिया में हमला किया है उसमें रूस के प्रमुख जितने हवाई अड्डे हैं, जितने प्रमुख एयरबेसेस हैं, उसके 30% तबाह कर दिए हैं। रणनीतिक क्रूज मिसाइल कैरियर जहां से उड़ते हैं पूरे तबाह कर दे, 34% उसका। यूक्रेन का यह हमला रूस के लिए इसलिए भी सबसे बड़ा झटका है क्योंकि इस अटैक में रूस के जो विमान तबाह हुए हैं बहुत ज्यादा मायने रखते थे रशिया के लिए, रशियन आर्मी के लिए।
और ऐसे में जब एक कंट्री युद्ध में हो, यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों में रूस के न्यूक्लियर कैपेबल यानी न्यूक्लियर हथियार तक ले जा सकते हैं, TU-95, TU-22 और A-50 जैसे हाई एंड अर्ली वार्निंग जो है, इसे फाइटर जेट कहते हैं, हाई एंड अर्ली वार्निंग, ये तबाह हो गए। यूक्रेन की माने तो इन विमानों का इस्तेमाल उसकी जमीन पर बमबारी करने के लिए रूसी सेना ने किया था और उसी को वापस तबाह कर दिया गया। अब ये तीनों विमान रूस के लिए कैसे रणनीतिक और ताकत के मामले में कितनी मजबूती रूस को देते थे, आपको बताते हैं। ये देखिए आप, सबसे पहले TU-95, जिसे यूक्रेन कह रहा है सबसे पहले हिट किया। TU-95 का पूरा नाम है टुपोलेव TU-95 बेयर, ये पूरा नाम है, जो कि रशिया लेता है। सोवियत यूनियन के टाइम का विकसित किया हुआ है, बॉम्बर और मिसाइल एयरक्राफ्ट है, ये दोनों कर सकता है। 4 टर्बो प्रॉप इंजन होते हैं इसमें, उससे चलता है। अब एडवांस होते होते यहां तक आ गया है कि यह परमाणु हथियार तक ले जा सकता है, इतना कैपेबल है। पहली बार 1992 में यह उड़ा था। वक्त के साथ चेंजेस, जैसे कि हमने आपको बताया, रूस करता चला गया। क्रूज मिसाइलें तक इससे लॉन्च हो सकती हैं। ये KH-55, KH-555 और एडवांस KH-101 जो कि अभी अभी डेवलप हुआ है, उस जैसी मिसाइलों को भी ये लॉन्च कर सकता है। ये बहुत ज्यादा हथियार ले जाने में सक्षम है। लंबी दूरी की जितनी ज्यादा दूरी होती है, ये उतने ज्यादा हथियार ले जा सकता है। यानी कि एक अंदाजा लगाइए, अमेरिका से उड़ान भरी और ये यूं कीजिए कि अमेरिका तक, मतलब रशिया से उड़ान भरी और अमेरिका तक बिना ईंधन भरे कहीं पे पहुंच सकता है। ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक रूस के पास 2025 में लगभग 40 थे TU-95, बहुत उम्दा फाइटर जेट, जो कि जिसे कहते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। 2040 तक अगर यह नष्ट ना हुआ होता तो इसकी कैपेबिलिटी यह आंकी गई थी, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2040 तक इसका इस्तेमाल होना था। अब उस ड्रोन ने बता दिया कि देखिए वो पकड़ नहीं पाया और उसे तबाह कर दिया। यह मैक्सिमम टेक ऑफ क्षमता इसकी 190 मीट्रिक टन है। एक TU-95 की कीमत 26.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और उसे नष्ट कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए, इस विमान को यूक्रेनी ड्रोन ने तबाह कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक ड्रोन TU-95 फाइटर जेट को तबाह कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं अभी वो तस्वीर, क्योंकि ये देखिए, ये वही फाइटर जेट। अब ड्रोन की तस्वीर देखिए, फाइटर जेट, ऊपर से वो ड्रोन और TU-95 तबाह। ये यूक्रेनी ड्रोन है। अब जानकारों की माने तो इसके लिए यूक्रेन ने AI का इस्तेमाल किया। एक नया कैरेक्टर है, उसकी एंट्री हो रही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हां, डिफेंस में भी। अब उसने इस्तेमाल कैसे किया, ये देखिए, जो विमान खड़ा है, अब उसके ऊपर ड्रोन ट्रैक ये कर रहा है। AI की मदद से यह प्रोग्राम किया गया है कि इस विमान का सबसे ऐसा कमजोर हिस्सा क्या है जो टूट जाए तो इस विमान की मरम्मत ही ना हो सके, वो ट्रैक किया गया और फिर उस पर अटैक किया गया। फिर TU-95 तबाह हुआ है। तो ना सिर्फ TU-95 बल्कि TU-22 M3 बॉम्बर, एक और इसी तरीके का विमान रूसी सेना के लिए बहुत अहमियत रखता था, तबाह कर दिया गया। सुपरसोनिक बम वर्षा वो बरसाता है। वेरिएबल स्वीप विंग मिसाइल वाहक के तौर पर रशिया इसे अपनी शान, तो यही कह सकते हैं कि मानता था। यह बम वर्षक विमान पारंपरिक और परमाणु, ये देखिए, ये भी न्यूक्लियर कैपेबल है। पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है। रूसी सेना के लिए यह विमान लंबी दूरी का सामरिक और समुद्री हमलावर है, यानी नेवी के लिए भी यह काम करता है। सोवियत नौसेना विमानन ने इसे लंबी दूरी की समुद्री एंटी शिपिंग भूमिका में इस्तेमाल किया था। अब रूसी से, अब इसका किरदार क्या है, कैसे हिट किया गया, कितनी प्लानिंग की गई। रूसी सेना यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमलों का जो इस्तेमाल करती थी वो यहीं से करती थी। इसकी तबाही यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक जीत और रूसी, हम ये कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब यूक्रेन के हमले में रूस का एक और सबसे अहम, ये ध्यान से आप सुनिएगा, A-50 एयरक्राफ्ट है। रूस के लिए बहुत बड़ा नुकसान ये गिना जा रहा है। जितने रणनीतिकार कह रहे हैं कि रूस के लिए सबसे बड़ा न केवल स्ट्रेटेजिक नुकसान नहीं, इतना ज्यादा बड़ा नुकसान है कि जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब A-50 क्यों? शुरुआत में हमने जिक्र किया, A-50 है अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि इल्यूशन 276 परिवहन मान जो है, इसे इसका दर्जा दिया जाता है। रूसी वायुसेना के अंदाजा लगाइए कितनी इंपॉर्टेंस थी। इसे कहा जाता है कि ये उसकी आंख और कान है। ये बहुत ही रेयर विमान है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के पास कितने थे
सिर्फ 10। एक विमान की कीमत करीब $350 मिलियन है, रुपए में आके 3000 करोड़ रुपए है इसकी कीमत। रूसी सेना में 1985 में कमीशन किया गया, शामिल किया गया। यूक्रेन ने इस विमान को भी तबाह करने का दावा किया है। इस विमान की क्षति से रूस की हवाई निगरानी और कमांड क्षमताओं पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और ये रशिया जानता है। रूस के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि यूक्रेन ने उनके जिन विमानों को नुकसान पहुंचाया है वो यूक्रेन के किसी बॉर्डर पर तैनात नहीं थे, के आसपास थे। अगर फाइटर जेट भी उड़ाएगा तो भी बॉर्डर क्रॉस करेगा या फिर बॉर्डर से मिसाइल जाएंगी। बॉर्डर के आसपास नहीं थे। आप सुनिए, सरहद के कई हजार किलोमीटर दूर रूस के अंदर एयरबेस पर वो विमान खड़े थे। आपको मैप के जरिए समझाते हैं, ये देखिए। यूक्रेन ने रूस के अंदर जिस इवानोवो, ये सबसे पहले देखिए, इवानोवो एयरबेस पर अटैक किया, वो उसकी सीमा के 2000 किलोमीटर अंदर है, यानी कि रूस से उसकी दूरी 2000 किलोमीटर। अब इसी तरह दूसरा हम आपको दिखाते हैं, वो है डाइगलेवो एयरबेस। ये यूक्रेन की सरहद से 2000, जो यूक्रेन की सरहद पड़ती है वहां से 2161 किलोमीटर दूर। रूस का ही एक और एयरबेस ओलेन्या, इसकी दूरी 3674, ये तीसरा। अब रूस का बेलाया एयरपोर्ट यूक्रेनी सीमा से तकरीबन 4300, लगभग 4500 किलोमीटर दूर है। ये बेलाया की दूरी रूस के साइबेरिया इलाके में पड़ता है। यहां तक भी यूक्रेन का ड्रोन पहुंच गया और कुछ ही मिनट में पूरे एयरबेस पर तबाही मचा दी। सबसे हैरान करने वाला हमला तो रूस के अमूर एयरबेस पर हुआ, क्योंकि यह यूक्रेनी सरहद से साहब 6000 किलोमीटर दूर है। अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां भी यूक्रेन के ड्रोन पहुंच गए, और यूक्रेन ने बता दिया पूरी दुनिया को और खास तौर से रशिया को उसकी सामरिक ताकत क्या है। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन रूस के इतने अंदर जाकर के ड्रोन हमले को कैसे अंजाम दे देता है। आप इसे समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन ने रूस में अपने टारगेट पर हमला करने के लिए सीधे ड्रोन लॉन्च करने की बजाय एक अलग तरीका अपनाया। दरअसल विस्फोटकों से भरे यूक्रेनी ड्रोन्स को लकड़ी के ढांचे के अंदर पहले छिपाया गया, रूस में तस्करी के जरिए वहां तक पहुंचाया गया। ये देखिए, इस तरीके से पहले तस्करी की गई, नेटवर्क बनाया होगा, फिर उन लकड़ी के ढांचों को ट्रकों पर लादा गया, रशिया में एंट्री कराई गई। एयरबेसेस पहचान किए होंगे, जिन्हें एयरबेस के पास तक वो जो ट्रक है, वो गाड़ी जो है पहुंचा दे। ये ड्रोन ट्रकों के छतों के नीचे छिपाए गए थे, इन्हें दूर से कंट्रोल किया जाता था। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक जब यह ट्रक टारगेटेड एयरबेस के बिल्कुल जब पास पहुंच गया, उसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। दरअसल टारगेट पर पहुंचने के बाद लकड़ी के ढांचे की छतें खोल दी गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये ड्रोन उड़ान भरते हैं, क्योंकि पहले से ही मैनेज किए हुए हैं। अंदर छिपे क्वाड्रॉप्टर ड्रोन जो कि एक साथ उड़ सकते हैं, रनवे पर खड़े बम वर्षक विमानों पर हमला करने लगते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, एयरबेस के पास खड़ी एक ट्रक में ड्रोन देखकर कुछ लोग उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और ड्रोन को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी एक बड़ा धमाका होता है और आसमान धुएं से भर जाता है। ये देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू ने इसे रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया है, हमला बताया है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा ड्रोन यूक्रेन के पास था? लड़ तो रहा है 3 साल से। ऐसा कौन सा ड्रोन था जिसे वो सुपर पावर वाली सैन्य ताकत रखने वाले रूस के अंदर, यानी कि घर में घुसकर इतनी बड़ी तबाही कराया? तो ये जान लीजिए, आपको बताते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। यूक्रेन ने एफपीवी यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से रूस में हमला किया। इसे एफपीवी ड्रोन कहते हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे ऑपरेटर एक कैमरे के जरिए कंट्रोल करता है। लाइव वो देख सकता है, ड्रोन जहां पे भी हो वो कंट्रोलर उसे देख रहा है, कैमरा होता है। इस सुविधा के जरिए पायलट इसे रियल टाइम में उड़ाता है, जैसे कोई वीडियो गेम में खेलता है रिमोट लेकर के, उसी रियल टाइम में वो कहीं पे भी बैठा है। अब आमतौर पर एक छोटे मॉनिटर या वीआर चश्मे के जरिए इसको कंट्रोल कहते हैं। यह ड्रोन बहुत ही हल्का होता है, छोटा होता है और तेज रफ्तार यूएवी होता है, अनआर्म्ड व्हीकल, यानी कि मानव रहित है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक एफपीवी ड्रोन का साइज एक मोटोरोला सिग्नलिंग डिवाइस जितना होता है। यह परंपरागत मिलिट्री ड्रोन की तुलना में बहुत छोटा होता है। इस ड्रोन में काफी आसानी से ग्रेनेड लगाया जा सकता है, विस्फोटक लगाया जा सकता है। यह ड्रोन करीब 100 से 150 किलोमीटर की रेंज रखता है।
अब धीमी गति से उड़ान की वजह से रडार पर दिखता ही नहीं, साथ ही बेहद ही बहुत कम ऊंचाई पर यह नीचे उड़ता है। इस वजह से ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सबसे खासियत यह है, दिलचस्प बात यह है कि इसकी लागत बहुत कम होती है। इसे बनाने में सिर्फ 500 से 3000 डॉलर का खर्च आ जाता है। और काम क्या करके आया ये एक ड्रोन क्या काम करके आया? सिर्फ 500 डॉलर का खर्चा। अगर यूक्रेन का दावा सही पाया जाता है, क्योंकि अभी तो आकलन हो रहा है, तो उससे पता लगता है कि कम कीमत वाले एफपीवी ड्रोन एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की सुरक्षा को कैसे चुनौती दे सकता है। 6-6 हजार किलोमीटर अंदर जाकर के यूक्रेन ने रूस के खिलाफ चलाए अपने इस ऑपरेशन का नाम पता है क्या रखा? नाम रखा स्पाइडर वेब। इसमें 117 एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इस मिशन की निगरानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद कर रहे थे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक उनकी सुरक्षा एजेंसी एसबीयू इस हमले के लिए लगभग 18 महीने से तैयारी कर रही थी। कितना सीक्रेटिव प्लान रहा होगा, कितना घातक प्लान रहा होगा, खुद वहां के राष्ट्रपति कह रहे 18 महीने से तैयारी चल रही थी। सुनिए। На території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Продовжимо цю роботу. Ми розуміємо, з ким маємо справу. अब उसे डील कैसे करना है हम सीख गए हैं। यूक्रेन के इस हमलों की पुष्टि रूस ने कर दी। तास न्यूज एजेंसी ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में देश भर के 5 सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया है। कई विमानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कितने विमान क्षतिग्रस्त हुए इसका सटीक आंकड़ा नहीं बताया गया है। कीव शासन ने मरमंस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंकी हमला किया। इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों पर सभी आतंकी हमलों को विफल कर दिया गया। सैन्य कर्मियों या नागरिकों में से किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। आतंकी हमलों में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। मरमंस्क और इरकुत्स्क क्षेत्रों में सैन्य हवाई अड्डों के निकटवर्ती क्षेत्रों से एफपीवी ड्रोन के हमले में कई विमानों में आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। तो यूक्रेन के इन हमलों से यह पता लगता है कि जंग का नया हथियार कौन है। शुरुआत में हमने आपको कहा था ना, वो है ड्रोन। रूस जैसी महाशक्ति भी समझ ही नहीं पाई, एयर डिफेंस सिस्टम भेद ही नहीं पाया, क्योंकि रूस के पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। हम सभी जानते हैं S-400 भी, पैंटसिर, S-1, टोर, M2, M3। फिर भी रूस के इन छोटे छोटे ड्रोन्स को रोक ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। और ऐसे डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है रशिया के पास जो किसी और के पास नहीं है। अब कहां रह गए? अब रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला यूक्रेन के रूसी एयरबेस पर हमले से कुछ ही घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने एक साथ 472 ड्रोन भेजे यूक्रेन के ऊपर, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही रूस ने 7 मिसाइलें भी दागी थी। युद्ध तो चल ही रहा है, वो तो कंटिन्यूस चल रहा। यह जानकारी यूक्रेनी वायुसेना के संचार प्रमुख यूरी इग्नाट ने दी। रूस और यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके अलावा जो हमने कहा कि युद्ध तो हर जगह चल ही रहा है, इसके अलावा इजराइल और हमास, इसमें भी ड्रोन एक बहुत बड़ा हथियार बना। खासकर इजराइल ने खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया खुफिया सूचना जुटाने में, हमला करने में। लेकिन इससे पहले 2016 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए संघर्ष में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तभी से युद्ध के मैदान में व्यापक पैमाने पर ड्रोन की एंट्री हो चुकी है। इस संघर्ष में कामिकाजी
कामिकाजी एक शब्द है, यानी उसको कहते हैं आत्मघाती ड्रोन, उसका इस्तेमाल होता है। अगर आसान भाषा में और समझे तो जैसे सुसाइड बॉम्बर। अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया की फौज पर ड्रोन अटैक के वीडियो ने दुनिया भर में मिलिट्री सर्कल में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। आपको बताते हैं आखिरकार ड्रोन, कहने को ड्रोन होता नहीं, ड्रोन होता क्या, देखा आपने भी होगा, आजकल तो शादी ब्याह में भी होता है। और युद्ध में कैसे उपयोग होने लगा? दरअसल ड्रोन एक मानव रहित फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, एक मशीन है, मानव रहित फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, उड़ेगा। कई किलोमीटर दूर से नियंत्रित आप कर सकते हैं, वो हमने खूबियां बताई। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है तो एआई भी इसमें लगा होता है, यानी इन्हें गाइड करने की भी आवश्यकता नहीं। आपने उसको बता दिया, उसके कान में बता दिया, एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया, कमांड देने पर खुद ही पहुंचेंगे, खुद ही टारगेट देखेंगे, खुद ही उसे नष्ट कर देंगे। वैसे तो आमतौर पर शादी ब्याह में आपने कहा ना कि वहां ड्रोन से फोटोग्राफी की जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं, और ये आज भी हम ड्रोन का सच बता रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ ड्रोन का एक छोटा सा साधारण उपयोग है, जो कि आपने देखा होगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से ड्रोन बहुत तरीके के होते हैं। इनमें सर्विलांस कर सकते हैं, ड्रोन कॉम्बैट ड्रोन होते हैं, रेस्क्यू ड्रोन, एग्रीकल्चरल ड्रोन, फोटोग्राफी ड्रोन, और तो पिज्जा भी डिलीवर करवाना हो तो उसके लिए भी ड्रोन है, डिलीवरी ड्रोन। रेस्क्यू ड्रोन आपात स्थिति में बचाव अभियान में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एग्रीकल्चरल ड्रोन का इस्तेमाल खेती के कामों में होता है। तो उसी तरीके से डेवलप हुआ ये सैन्य ड्रोन। अब आपको कहीं ना कहीं ड्रोन तो दिख ही जाता होगा, लेकिन सैन्य क्षेत्र में ड्रोन्स का सबसे ज्यादा महत्व बढ़ गया है। सैन्य क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और सीमाओं की निगरानी के लिए किया जाता है, कि पूरी बॉर्डर पेट्रोलिंग और तमाम चीजें। इसके अलावा कॉम्बैट ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों पर हमले के लिए किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में कम्युनिकेशन के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी इस्तेमाल हो ही रहा है। तो कुल मिलाकर के ड्रोन ने युद्ध की जो हम ये कैसे डेफिनेशन ना, शुरुआत में हमने कहा कि ये नया चैप्टर है, कहीं ना कहीं परिभाषा बदल के रखती है। अब बिना सैनिकों की जान जोखिम में डाले दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना संभव है, अपना नुकसान ही नहीं हो रहा। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भविष्य का युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि ड्रोन से यानी आसमान में लड़ा जाएगा। स्काई स्ट्राइकिंग ड्रोन, हेरोप ड्रोन, हेरोन ड्रोन, रुद्रम एंटी रेडिएशन ड्रोन, यानी कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से ड्रोन को बनाया जा सकता है। जो नॉन कॉम्बैट ड्रोन है वो इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस और सर्विलेंस के काम आते हैं, और जो कॉम्बैट ड्रोन है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें आरडीएक्स भी, उनके अंदर मिसाइल्स भी, उनके अंदर बॉम्ब तक फिट किए जा सकते हैं। और ऐसे भी ड्रोन हैं जिन्हें कामिकाजी कहते हैं, कि जो खुद जाके टारगेट से टकरा जाए, खुद भी भस्म और टारगेट भी भस्म। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अमेरिका ने वियतनाम वॉर के दौरान पहली बार छोटे रिमोट कंट्रोल ड्रोन का इस्तेमाल किया था, MQM-91, जासूसी के लिए किया था। कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जासूसी के लिए ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हुआ। 90 के दशक में अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन बना लिया, एक तरह से मानव रहित ड्रोन था। कहा गया बहुत बड़ा बदलाव है। 2000 आया, अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन को हेलफायर मिसाइल से लैस कर दिया ड्रोन को। इसके बाद ड्रोन दुश्मन के इलाके में सटीक तरीके से पहुंच सकता था और वहां जाकर के हमला कर सकता था। 9/11 के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान में हेलफायर मिसाइल प्रीडेटर ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। एक समय तक ड्रोन तकनीक और ड्रोन इंडस्ट्री पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल का ही कब्जा था, कि यही कर रहे थे और यही बना रहे थे। लेकिन साल 2015 के बाद ड्रोन तकनीक वैश्विक हो गई। आज ये पूरी दुनिया भर में सैन्य क्षेत्र की सबसे बड़ी डिमांड है। अब आपको जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मानव रहित है, दुश्मन की जासूसी अच्छे से कर सकता है, ड्रोन से हाई रेजोल्यूशन इमेजरी और वीडियो लेकर के आ सकता है, दुश्मन की गतिविधियों और ठिकानों का पता लगा सकता है, सटीक हमला कर सकता है, लागत इसकी बहुत कम रहती है, और पारंपरिक जो लड़ाकू विमान है उसकी तुलना में ड्रोन बहुत सस्ते हैं। मानव जीवन का जो जोखिम है वो कम हो जाता है, क्योंकि पायलट को भेजना नहीं है, किसी तरीके से कुछ नहीं करना, आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और वहीं से इस प्रभावी ऑपरेशन को कर देना है। और यही कारण है कि दुनिया भर में सैन्य ड्रोन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में जो वैश्विक सैन्य ड्रोन का बाजार था वो $7.2 बिलियन था। 23 में ये $13 बिलियन हो गया। 2024 में यही आंकड़ा $15.54 बिलियन पहुंच गया।
जबकि 2030 तक वैश्विक सैन्य ड्रोन के मार्केट में 33.3 बिलियन हो जाने की उम्मीद है। यानी 2021 से 30 तक 10 साल में लगभग 17% वृद्धि हो जाएगी ड्रोन की खरीद फरोख्त में। अब दुनिया के वो देश बताते हैं जिन पर सबसे ज्यादा सैन्य ड्रोन है। सैन्य ड्रोन, द पार एटलस और ड्रोन डाटा बुक के मुताबिक 13,000 ड्रोन के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है, 1421 के साथ तुर्की है दूसरे नंबर पर। ये देखिए, ये पायदान देखिए। पोलैंड के पास 1200 से ज्यादा, रूस के पास 1050, जर्मनी के पास 670, भारत के पास 625, फ्रांस के पास 591, ऑस्ट्रेलिया के पास 557, कोरिया के पास 518, फिनलैंड के पास 412 है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है, वास्तविक संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। छोटा सा ड्रोन है, कहीं पर भी रखा जा सकता है, क्योंकि जिस तेजी से दुनिया में युद्ध का खतरा बढ़ रहा है उसे देखते हुए हर देश अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुटा हुआ है। तो यह चल रहा है ड्रोन वॉर। दरअसल ड्रोन वॉर में भविष्य की संभावना क्या हो सकती है? अब तो क्योंकि सारे आपने सुन लिया, रणनीतिकार क्या कह रहे हैं कि संभावना जो है अब ड्रोन से युद्ध लड़ा जाएगा। अभी हमने देखा भारत और पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष हुआ। भारत ड्रोन और रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता पर कैसे जोर दे रहा है, ये भी आपको बताते हैं। डीआरडीओ और निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे टाटा, अडानी डिफेंस, स्टार्टअप ड्रोन्स इस तकनीक में बहुत इनोवेशन कर रही है। भारत स्वायत्त ड्रोनों और एआई आधारित उस पर भी बहुत से काम कर रहा है। भविष्य में ड्रोन युद्ध की रणनीतियों पर बहुत असर डालेगा। हालांकि चीन और अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान पहले से ही ड्रोन लेकर के बैठा है, लेकिन भारत की मौजूदा रणनीति और हाल के प्रदर्शन को देखते हुए ड्रोन की स्थिति में हम मजबूत हैं। भारत को हर हाल में यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जब संघर्ष हुआ उसने एक एक करके ड्रोन उड़ाए, छोटे मोटे भी, ये उसकी मानसिकता है। भारत के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की और भारत को नुकसान पहुंचाना उसका मकसद था। अब यह सबसे बड़ी भूल होगी ये कहना कि उसमें देखिए ड्रोन की भूमिका भी आई। संघर्ष की स्थिति में हमारे एयरबेस और सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के लिए सबसे पहले लक्ष्य होगा, इसलिए हमें सबक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान की एक और बात जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, वो है उसकी मेंटेलिटी, मानसिकता। भारत को नुकसान पहुंचाना पाकिस्तान का राष्ट्रीय लक्ष्य है और इस स्थिति में हमारे एयरबेस को वैसे नुकसान पहुंचा सकता है, निशाना बना सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा कि घर में घुस के किस तरीके से यूक्रेन ने वहां का सिस्टम तबाह किया। अब भारत ने दुश्मन के मिसाइल हमलों के अलावा ड्रोन हमलों को भी विफल करने की पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए, हमारे पास पूरा प्लान तैयार है। अब इसके तहत पहले ड्रोन डिटेक्शन रडार के जरिए दुश्मन के भेजे ड्रोन का पता लगाया जाता है, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम था। फिर उसे कंट्रोल किया जाता है, फिर उसके बाद उसे जाम कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उसको गिरा दिया जाता है। अब इसके अलावा हाई एनर्जी लेजर उपयोग कर भी ड्रोन को नष्ट कर दिया जाता है। ये सबसे पहली बात कि हमें बॉर्डर चेकपोस्ट पर निगरानी काफी तेज करनी पड़ेगी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को और भी मजबूत करना पड़ेगा। इनलैंड रूट्स में जितने भी चेक पॉइंट्स हैं वहां पर निगरानी और वहां पर चेकिंग ज्यादा व्यापक तरीके से करने की जरूरत है। यही नहीं, हमारे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, भले ही वो सीमा से कितने भी दूर हैं, उनके आसपास बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा और उनकी निगरानी ज्यादा सतर्क रूप से करनी पड़ेगी। तीसरी बात कि हम चाहे कितना भी अंदर हो, सीमा से कितना भी दूर हो, जो हमारे हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको हम खुले में नहीं रख सकते, उनको बंकर्स के अंदर हमेशा रखना ही पड़ेगा। तो हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर से साफ है कि अब रवैया बदल गया, अब इतिहास हो गया जो कन्वेंशनल युद्ध होता है। अब अगर हमने रक्षा के क्षेत्र में जरा सी भी कोताही बरती तो चीन और पाकिस्तान भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि भारत ने जिस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया, आज दुनिया उसका लोहा मान रही है। खास करके पश्चिम के देशों को यह उम्मीद भी नहीं थी कि भारत ने अपने स्वदेशी और पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर एक अभेद हवाई कवच विकसित किया है। पाकिस्तान ने भारत पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया, उसको लगा कि भारत चौंक जाएगा, लेकिन भारत ने हर हमले को नाकाम कर दिया। इसके लिए भारत ने जो डिफेंस सिस्टम अपनाया वो डिफेंस सिस्टम और L-70 गन का इस्तेमाल कर लंबी दूरी से ड्रोन और मिसाइल हमलों को 100%, ये देखिए 100% हमने नष्ट किया है। इसके अलावा भारत ने लेजर वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। इसी साल अप्रैल महीने में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 30 किलोवाट लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। फिक्स्ड विंग ड्रोन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हापी ड्रोन का उपयोग कर पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को यह देखिए कैसे नष्ट कर दिया था। भारत ड्रोन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रहा है। DRDO और निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। इस समय भारत के कई स्वदेशी ड्रोन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। साथ ही स्विफ्ट ड्रोन, इस पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा एयरफोर्स और न्यू स्पेस रिसर्च, इस पर भी काम चल रहा है। 50 से 100 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो कि चल रहे हैं। भारत के पास अपना स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी डेवलप हो रहा है, लगातार हो रहा है। DRDO ने इसका विकास किया है। इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम उसे भी विकसित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं। अब बुलेटिन के आखिर में हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर सांकेतिक है, लेकिन इस तस्वीर और यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वन में बहुत ज्यादा समानता है। तस्वीर प्राचीन ग्रीक कथाओं और साहित्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। इसका जिक्र होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी में भी है। माना जाता है, तस्वीर देखिए, यह युद्ध 12वीं सदी ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसमें ट्रॉय शहर को जीतने के लिए यूनानियों ने एक अनोखी तरकीब निकाली थी। रणनीतिकार ओडिसियस ने विशाल लकड़ी का घोड़ा बनवाया, ट्रॉय के लोगों को गिफ्ट दे दिया। इस घोड़े को ट्रोजन हॉर्स का नाम दिया गया। ट्रॉय के लोगों के गेट के अंदर ले गए उसको, भाई लोग ले आए, कोई गिफ्ट आया। लेकिन इस घोड़े के अंदर यूनानी सैनिक छिपे थे। रात में घोड़े के अंदर छिपे यूनानी सैनिक बाहर निकले और शहर के द्वार खोल दिए। फिर यूनानी सेना ने ट्रॉय पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। यूक्रेन का यह हमला भी बहुत कुछ वैसा ही है जिसमें उसने अपने ड्रोन्स को इस्तेमाल किया। तो कुल मिलाकर के आज का सच यही था और यह सच से वाकिफ करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे में आज के एडिशन में इतना ही।